नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब देंगे आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर फिरोज अजीज। आपका स्वागत है फिरोज। शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। अमया हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। जी जी मैडम, मैंने मेरा पूरा पोर्टफोलियो आपको मेल किया था। तो उसमें उसके रिगार्डिंग कुछ सवाल थे कि जो मेरे चाइल्ड एजुकेशन के लिए आफ्टर 20 years आई वांट टू हैव 25 lakhs रुपीज। ठीक फॉर है। चाइल्ड मैरिज आई वांट टू हैव आफ्टर 26 years 10 lakhs रुपीज। एंड फॉर रिटायरमेंट आफ्टर 32 years आई वांट टू हैव 3.5 करोड़ रुपीज। ठीक है, और इन्हीं लक्ष्यों के मुताबिक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, राइट? यस मैडम, यस मैडम। तो को ये पूछना था, मेरा सवाल ये था कि ये गोल अचीव करने के लिए कुछ पोर्टफोलियो में मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है। जरूर। और जो मेरे गोल्स के है चाइल्ड एजुकेशन एंड चाइल्ड मैरिज, उसके लिए मैं कौन से फंड्स रिडीम कर सकता हूँ, और ये जो है हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट मोर टू अचीव माई गोल्स। ठीक है, तो फिरोज सबसे पहले अगर हम इनके गोल्स को देखें तो तीनों ही लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो उसके मुताबिक अगर इनके पोर्टफोलियो पे नजर डालें हम, तो आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लगता है? इनके पोर्टफोलियो में थोड़ी बदलाव की ज़रूरत है। ये अच्छी बात है कि इनके पूरे गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, तो मतलब ये जल्दी से प्लानिंग कर रहे हैं। बच्चे की शादी, बच्चे के एजुकेशन, रिटायरमेंट, ये सब लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। सो अमाया जी, आपको ये करना चाहिए कि ये जो पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया है उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। आपका जो HDFC का फंड है उसको आप एग्जिट कीजिए। ओके, आपके जो DSP-ML के 2 फंड हैं, DSP ब्लैक रॉक के जो फंड हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ फंड है और स्मॉल एंड मिड कैप, वो भी एग्जिट करने चाहिए मेरे हिसाब से। और ICICI डायनामिक फंड जो है, ये जो आप 4 फंड्स हैं, ये तीनों, ये चारों को आपको एग्जिट करके 4 दूसरे फंड्स आपके पोर्टफोलियो में एंटर करने चाहिए। एक होना चाहिए आपका जो है रेलिगेयर मिड कैप, स्मॉल एंड मिड कैप, और रेलिगेयर अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये दोनों फंड बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और इनके जो फंड मैनेजर हैं वेट्री CIO जो है, ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं परफॉर्मेंस का पिछले 5 सालों में। अगले 3-4 साल की परफॉर्मेंस अच्छी रहने की बहुत अच्छी खासी संभावना है। और आपको एक्सिस फंड, एक्सिस का इक्विटी फंड में एक चेंज करके परचेज करना चाहिए, और बचा ICICI का डिस्कवरी फंड को लेना चाहिए। डायनामिक फंड को एग्जिट करना चाहिए ICICI का, और ICICI के डिस्कवरी फंड। सो ये 4 फंड्स एग्जिट करेंगे, 4 फंड्स एंट्री करेंगे, तो आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो मीट होने की चांस बढ़ जाएगी। ये हो गया आपका पोर्टफोलियो की हेल्थ एंड चेंजेस सजेस्टेड। अब आप जो ये 3 लक्ष्य हैं आपके, इसमें आपने इन्फ्लेशन को अकाउंट कर लिया है, या आप कहते हैं कि ये आज की वैल्यूज आपको चाहिए? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अमया, 11% इन्फ्लेशन कंसिडर किया है सर। ठीक है, तो इन्होंने इन्फ्लेशन कंसिडर करके ही अपने टारगेट्स यहाँ पे सेट किए, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है इन्फ्लेशन बहुत बड़ा रिस्क होता है लॉन्ग टर्म में। अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि इन्फ्लेशन का जो रिस्क होता है इतना बड़ा होता है कि समझिए कि आप के पास अगर 100 रुपए 30 साल पहले थे, उसकी आज की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें और लास्ट 30 साल का इन्फ्लेशन को अकाउंट करें, तो 5 रुपए 75 पैसा रह जाती है। इतना बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन का। तो आपने सही मायने में इसको फैक्टर इन करके बहुत अच्छा काम किया है। और ये अगर आप इन्फ्लेशन के बाद अगर ये लक्ष्य पूरे करने चाहते हैं, तो आपके करंट इन्वेस्टमेंट से ही ये पूरे तीनों लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। यानी सिर्फ 11,000 रुपए जो ये हर महीना करते हैं, उससे ही आपको लगता है कि इनके ये तीनों लक्ष्य हासिल हो पाएंगे? हाँ, अगर इन्होंने इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, और अगर इन्होंने इन्फ्लेशन नहीं कंसिडर किया होता तो इनके नंबर्स होते कि इनको 67,000 की पड़ती। सो ये इतना बड़ा इंपैक्ट होता है इन्फ्लेशन का। सो अगर ये अज्यूम करेंगे इन्फ्लेशन नहीं फैक्टर इन है और ये प्रेजेंट वैल्यूज हैं ना कि फ्यूचर वैल्यूज, तो इनको 67,000 की SIP की जरूरत पड़ती। अगर इन्फ्लेशन फैक्टर करके अगर ये कहते हैं कि ये फ्यूचर वैल्यूज हैं, ये तीनों वैल्यूज 20, 25 और 3.5 करोड़ की जो वैल्यूज हैं, फ्यूचर वैल्यूज हैं, तो आप सफिशिएंटली इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। बट इट इज ऑलवेज सेफ
टू इंक्रीज योर अमाउंट। जैसे आपकी सेविंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, इंक्रीज करना बहुत अच्छी बात ही है, बिकॉज सरप्लस होगा तो नए गोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो आते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो वो पैसे फिर कहाँ लगाए, किन फंड में लगाए? अगर इन्हें ज्यादा निवेश करना है, अगर इनकी आय बढ़ती है, तो उन पैसों को किन फंड में लगाना चाहिए? अब देखिए, ये जो इनके जो लक्ष्य हैं, अब सब्सटैंशियल पोर्शन इनका इक्विटी में है, डेट का एक्सपोजर नहीं है। ये आपने जो इक्विटी एक्सपोजर लिया है ये सही किया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो इतना रिस्क नहीं होता है लॉन्ग टर्म में इक्विटीज में। बट अगर आपको और सरप्लस मिलता है तो आप डेट का एक्सपोजर ले सकते हैं। डेट में भी काफी फायदा हो सकता है, आपका 9-10% का कंसिस्टेंट रिटर्न आ सकता है। तो मैं आपको डेट कैटेगरी में 2 फंड्स बता देता हूं। एक कोटक शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है, ये आपको पोस्ट टैक्स बहुत अच्छी 9-9.5% की रिटर्न देने की क्षमता रखता है। और दूसरा हो गया टेम्पल्टन इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें भी डबल डिजिट रिटर्न आने के अगले 1.5-2 साल में आसार हैं। तो ये 2 डेट फंड्स आप अपने एक्स्ट्रा अमाउंट्स के लिए डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, ताकि पोर्टफोलियो में और एसेट लोकेशन बेटर हो जाए। तो अमया, यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में जो बदलाव करने हैं उसके बारे में फिरोज ने बता दिया है। इसके अलावा अगर आप अपने निवेश की राशि बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आपको अपना निवेश जरूर बढ़ाना चाहिए। उसके लिए आपको डेट में इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप करंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 11,000 रुपए की, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अपने सभी गोल्स को यहाँ पर अचीव करने के लिए। और अमय के साथ साथ तमाम दर्शकों को बता दें कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे जरूरी चीज होती है आपकी गोल की, आपके लक्ष्यों की प्लानिंग। उसे निर्धारित कीजिए और उसके बाद ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कीजिए। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं फिरोज अजीज। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। प्रभाष कुमार झा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रभाष, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी तक 7,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और मेरा गोल करीब 15 इयर्स का है और 15 इयर्स में मुझे 1 करोड़ रुपीज चाहिए। 15 साल में आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है? चाहिए, जो कि मैं अपने बच्चे के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा। मैंने जो फंड्स लिए हुए हैं उसमें SBFC टॉप 200, मिड कैप, SBI इमर्जिंग बिजनेस, ICICI प्रो डिस्कवरी और 10% जितना इन्वेस्ट किया है, करीब करीब मैंने SBI गोल्ड फंड में इन्वेस्ट किया है। 2 फंड मैंने अभी मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें 2 फंड, ठीक है, जिसको कि मैंने सेलेक्ट किया था, एक टाटा एथिकल फंड और ICICI प्रो एक्सपो एंड अदर सर्विसेज RP ग्रोथ फंड। तो मैं ये सजेशन चाहता हूँ कि अब मुझे अपने पोर्टफोलियो में इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करने हैं, और ये जो दोनों मैंने फंड को सिलेक्ट किया है, क्या वो उसमें से किस फंड को मैं इस पोर्टफोलियो में ऐड करूं? जरूर। उससे पहले प्रभाष जी, आपकी गोल प्लानिंग के ऊपर मुझे सवाल पूछना है। आपको केवल बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए या उसके बाद उसकी शादी के लिए भी, और क्या आपने खुद की रिटायरमेंट का भी कोई गोल रखा हुआ है? हाँ, मैंने रिटायरमेंट का गोल रखा हुआ है। मैंने अभी सिर्फ एक ही गोल रखा हुआ था एजुकेशन को लेके, और एजुकेशन को लेके मैंने करीब करीब 1 करोड़ की प्लानिंग की थी कि आफ्टर 15 इयर्स अगर मेरे बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियरिंग के साइड जाना है तो करीब करीब इसके अप्रोक्सीमेट मेरा पैसा खर्च होगा। रिटायरमेंट के लिए आपने कितने का गोल रखा है और कितने सालों के बाद? मैंने करीब 20 इयर्स के बाद मैंने गोल रखा है रिटायरमेंट का। कितना अमाउंट? जिसमें कि मैंने उसमें 50 लाख का अमाउंट रखा हुआ है। ठीक है। और उसके लिए क्या आपने अलग से कोई निवेश किया है या इसी में से ही आप उसके लिए भी निवेश करना चाहते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो फिरोज, सबसे पहले तो इनकी जो बच्चे की पढ़ाई का गोल है 1 करोड़ रुपए इनको चाहिए 15 साल के बाद। फिलहाल ये कर रहे हैं 7,000 रुपए का निवेश, और अपने रिटायरमेंट के लिए इन्होंने केवल 50 लाख का गोल रखा है और 20 साल के बाद उनको ये अमाउंट चाहिए। थोड़ी सी गोल प्लानिंग मुझे लगता है यहाँ पे गड़बड़ा गई है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे सही कहा कि गोल को प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका सही वैलिडेट करना, कितना अमाउंट चाहिएगा
और इन्फ्लेशन फैक्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए पढ़ाई में लगेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि 50 लाख रुपए में आपकी बची कुची लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट सेम लाइफस्टाइल में काटना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एक स्टेप बैक लेके और ये हिसाब करना कि मुझे रिटायरमेंट में कितने पैसे चाहिएंगे। आई नो बहुत मुश्किल है कि 20 साल बाद कितने पैसे चाहिएंगे, ये एनविसाज करना, आज सोच के निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप आज की प्रेजेंट वैल्यू ले लें कि अगर आज आपको रिटायर करना हो तो आपको कितने अमाउंट मिल जाए, तो आज आप अगर रिटायर कर जाएंगे तो उसके हिसाब से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें और उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्लिट करें कि इतना इन्वेस्टमेंट मुझे ये गोल के लिए चाहिएगा और ये इसके लिए चाहिएगा। सो आपका गोल सेटिंग में गड़बड़ है जैसे आपने कहा, तो गोल को रिविजिट कीजिए। अब रहा सवाल आपके ये जो करंट गोल है 1 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए, आपको ये गोल मीट करने के लिए भी अगर आप कंजर्वेटिव रिटर्न माने तो आपको 2 से 2,500 और SIP की जरूरत पड़ेगी। तो 7,000 में आपका काम नहीं चलेगा और आपको 9,500-10,000 तक पहुंचाना पड़ेगा अपने निवेश को। और आपने खुद से ही कहा है कि मैं थोड़ा निवेश बढ़ाना चाहता हूं और 2 फंड्स आपने चूज किए हैं, जैसे ICICI एक्सपोर्ट सर्विसेज का फंड हो गया, वो अच्छा फंड है। टाटा एथिकल फंड नहीं लेके एक्सेस इक्विटी फंड लेना समझदारी होगी। टाटा एथिकल फंड मेरे हिसाब से इतना अच्छा लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको परफॉर्म करने के लिए SIP पोर्टफोलियो में ना रह के वो लमसम एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजी होगी। तो आपको ICICI का एक्सपोर्ट फंड जरूर ले सकते हैं, बट आपके करंट पोर्टफोलियो में HDFC के फंड्स हैं उसको एग्जिट करना, दोनों HDFC फंड्स को एग्जिट करना और ICICI फोकस ब्लू चिप में जाने की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपका गोल टच एंड गो है। ऐसा नहीं कि बहुत कंफर्टेबली आप मीट कर रहे हैं, तो आपका रूम ऑफ एरर, जो आप एरर कर सकते हैं उसका स्कोप बहुत कम है और बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि आप एक एरर करें और फिर भी आपका गोल मीट कर ले। तो आपको क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर ज्यादा सरप्लस होता तो आप थोड़े लैविशली आराम से मैनेज कर सकते थे। क्लोज मॉनिटरिंग, HDFC फंड्स एग्जिट, ICICI फोकस ब्लू चिप एंट्री, और 2 फंड जो आपने बोले हैं उसमें से ICICI का एक्सपोर्ट सर्विसेज फंड आप चूज करें, ना कि टाटा एथिकल फंड, और आपके गोल्स को रिविजिट करें। निवेश की राशि भी इनको बढ़ानी है, 7,000 की बजाय 9,500 से 10,000 रुपए इन्हीं फंड्स में इनको निवेश करना है। अब जैसे कि हमने रिटायरमेंट का जिक्र किया, आपने कहा कि 50 लाख का तो बिल्कुल भी गोल सही नहीं है। 20 साल के बाद कितना गोल इनका होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए और कहाँ निवेश इन्हें करना चाहिए? देखो अभी अगर ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन है, जैसे इनका अगर आज का एक्सपेंस X है, राइट, तो उनको अगर समझो कि आज महीने का आपका 50,000 का एक्सपेंस है या 40,000 का एक्सपेंस है, अगर आप उसको 30 साल बाद आपका एक्सपेंस कितना होगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 11 टाइम्स से। अगर आपका रिटायरमेंट 25 साल बाद है तो अगर आप 50,000 रुपए आज खर्च करते हैं तो आप ये मत समझिए कि आपका खर्चा 50,000 रुपए ही रहेगा। वो अगर आप 25 साल बाद डेफर कर रहे हैं तो उसको 11 टाइम से मल्टीप्लाई करना है। 11 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5.5 लाख पर मंथ चाहिएंगे सेम लाइफस्टाइल लीड करने के लिए। बिल्कुल। तो प्रभाष जी, यहाँ पर आपको जो करंट पोर्टफोलियो है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है जो आपको फिरोज ने बता दिया है। साथ ही रिटायरमेंट के लिए आप जल्द से जल्द प्लानिंग शुरू कर दीजिए और इन्फ्लेशन को जरूर काउंट इन कीजिए। योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जो आपका सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के फिरोज अजीज। लेते हैं रुपेश शिंदे का सवाल। नमस्कार रुपेश, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मैं एक्चुअली बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर सर्विस कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ओके। और मैंने लास्ट मंथ में जस्ट न्यूली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है म्यूचुअल फंड में। मेरा पोर्टफोलियो में है बिरला सन लाइफ टॉप 100, ठीक है, UTI अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप और IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड है। ठीक है, और सभी में आप डाल रहे हैं 1,000 रुपए? हाँ, 1,000 रुपीज का SIP है मैम इसमें। ठीक है। तो एक्चुअली मुझे मैम आपसे डिस्कस करना था कि ये जो मैंने फंड सिलेक्ट किए ये कैसे फंड है, और मुझे ये जो इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ मैम, ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है 25 to 30 years, जो मेरा इन रिटायरमेंट का प्लान है एक्चुअली मैम। ठीक है, और कोई खास अमाउंट आप सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बाद आपके हाथ में होना चाहिए? 1 करोड़ मैम। 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए 25 से 30 साल के बाद, जिसके लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है आपकी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इनके पोर्टफोलियो से। सबसे पहले तो गोल के हिसाब से आपको कोई खास बदलाव लगता है इनके पोर्टफोलियो में होने जरूरी है या निवेश को बढ़ाने की जरूरत है शायद?
पहले तो इनके जो 4 स्कीम्स हैं अच्छे हैं, प्रिडोमिनेंटली बहुत अच्छे हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में है तो ये दिखता है कि इन्होंने अच्छी चॉइसेस की हैं क्योंकि ये फाइनेंस से थोड़े ज़्यादा क्लोज हैं आम निवेशक से। तो आपने जो 4 स्कीम्स चूज़ की हैं वो बहुत अच्छी हैं। एक फंड में आप थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। जो बिरला का जो फंड है आपका टॉप 100, उसको ना लेके आप अगर बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी में लेंगे, क्योंकि आपका सिर्फ 1 महीने का निवेश हुआ है। बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी बेटर मैनेज्ड फंड है, सेम फंड मैनेजर है, बट बिरला फ्रंट लाइन उनका फ्लैगशिप फंड है, ना कि टॉप 100। सो मैं कहूँगा कि फ्रंट लाइन इक्विटी बेटर फंड है, बट बाकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरह पॉइज्ड है। इक्विटी में टोटल मिड कैप लार्ज कैप का एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है और फंड की सिलेक्शन, फंड मैनेजर सिलेक्शन बहुत अच्छी है। तो ये हो गया। अभी आपका लक्ष्य हो गया कि आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं 25-30 साल बाद। ये आप तमरूल लेके चलें कि हर 1,000 रुपए की SIP में आपको 50 लाख रुपए 3 साल बाद की एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो सकती है अगर आप 13.5% में ग्रो करें। तो ये आप अगर नंबर याद रखना चाहें तो 1,000 रुपए की SIP अगर आप 30 साल तक कंसिस्टेंटली करते जाएं और 13.5% की भी रिटर्न आ जाए, जो कि हिस्टोरिकली प्रूव हुआ है कि आई है, तो आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट हर 1,000 रुपए का 50 लाख रुपए मिलेगा। तो इस 4,000 के हिसाब से आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये 2 करोड़ रुपए जो आपने 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो तो मीट कर जाएगा, बट 1 करोड़ मुझे शायद ही लगता है कि आपके सस्टेनेंस के लिए काफ़ी होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1 करोड़ का लक्ष्य देख रहे हैं, उसको अगर आप इन्फ्लेट करेंगे तो मेरे हिसाब से 4-5 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये 4,000 रुपये का जो निवेश है उसको बढ़ा के 10,000 तक लेके जाने का टारगेट रखना चाहिए। जैसे आपकी सैलरी बढ़े तो आप 5 करोड़ तक का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं 30 साल में मॉनिटर करके। और जैसे ही आपकी आय बढ़ेगी, यहाँ पे आपको बोल दिया गया है अपना निवेश बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही HDFC के फंड से निकलकर UTI अपॉर्चुनिटी में आपको निवेश करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं JB बंसल का सवाल। नमस्कार बंसल साहब, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार मैडम जी। हाँ मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। हाँ इसमें मेरा 25,000 रुपया पर मंथ जा रहा है। ठीक है। हाँ तो एक तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आफ्टर 9 years सपोज इट हैज बीन स्टार्टेड टुडे, आफ्टर 9 years हाउ मच कॉर्पस विल बी देयर? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है क्या इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है? ठीक है। किसी फंड को शिफ्ट करने की जरूरत है? ज़रूर। तो सबसे पहले जहाँ तक इनका पोर्टफोलियो है, इनके पास भी HDFC टॉप 200 जिसमें शायद आप निकलने की सलाह देंगे। हाँ बिल्कुल, HDFC टॉप 200 को इनको एग्जिट करना चाहिए। और 1-2 और स्कीम्स हैं, जो DSP की स्कीम है वो एग्जिट करनी चाहिए। रिलायंस का जो स्कीम है वो भी एग्जिट होना चाहिए। UTI डिविडेंड डील। तो आपके पोर्टफोलियो में सब्सटेंशियल चेंज की ज़रूरत है ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर पाएँ। और रहा सवाल, पहला सवाल जो आपका 25,000 रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 9 ईयर्स में कितना हो जाएगा? अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लूँ और 12% की रिटर्न मानूँ इक्विटी से, तो आपका 48 to 50 लाख का कॉर्पस इकट्ठा होगा अगले 9 साल में। तो ये हो गया कॉर्पस। तो अब आप इसको कंपेयर कर लें अपने गोल के हिसाब से और देखें कि आपको कैसा एसेट एलोकेशन बदलाना है। अगर आपको लगता है कि 50 लाख रुपए ठीक अमाउंट है तो आप ये एलोकेशन रख सकते हैं। और अगर आपको नई स्कीम्स चूज करनी है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए तो SBI की स्कीम फोकस ब्लू चिप को लें, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड में लें। डिविडेंड यील्ड फंड इतना अच्छा नहीं करेगा, अपॉर्चुनिटीज फंड बेटर ऑप्शन होगा। और लास्टली ICICI डिस्कवरी फंड। ये 3 एंट्री होंगी और जो हमने 4 फंड में निकलने की सलाह आपको दी गई है। और 9 साल के बाद 48 से 50 लाख रुपए आप जुटा पाएंगे इस पोर्टफोलियो से। लेकिन फिरोज, यहाँ पे समझना चाहूँगी मैं कि फ़ंड से निकलने का डिसीजन कब लेना चाहिए और फंड स्विच कैसे करते हैं? बिकॉज कई तरह के सवाल हमेशा आते हैं कि अगर फंड से निकलना हो तो क्या करना चाहिए। ओके, अगर फंड से निकलना है तो 2 चीज़ें हैं। जो आपके ऑलरेडी यूनिट्स इकट्ठे हो चुके हैं उसको एग्जिट कैसे करेंगे और अपना फर्दर निवेश बंद कैसे करेंगे। अगर जो आपके एग्जिस्टिंग निवेश हो चुके हैं तो अगर आपने ऑनलाइन नहीं खरीदा है और ऑफलाइन खरीदा है तो एक सिंपल सा फॉर्म लगता है। वो फॉर्म अगर साइन करके अगर आप अपनी बैंक को दे दें या जहाँ से इन्वेस्ट किया था उनको दे दें तो वो स्विच हो जाते हैं पूरे यूनिट्स। और दूसरा एक ECS क्लियरिंग को बंद करने का दूसरा एक फॉर्म आता है जो फर्दर निवेश को बंद कर देगा। तो ये एक स्विच फॉर्म होता है, एक ECS मैंडेट स्टॉप करने का दूसरा फॉर्म होता है। ये दोनों जिससे आपने परचेज किया था उनको अगर ये 2 सबमिट कर दे तो आपका काम हो जाएगा। समय की कमी है, कोई लोड लगता है स्विचिंग के वक्त? हाँ,
अब क्या है कि एक साल का एग्जिट लोड जनरली इक्विटी फंड्स में होता है, फंड टू फंड डिपेंड करता है, बट एक साल का मोर और लेस होता है। तो हर इंस्टॉलमेंट को एक साल पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला इंस्टॉलमेंट अगर 12 महीने पार कर चुका है तो आपका पूरा एग्जिट लोड फ्री नहीं हुआ है। अच्छा। 12वां इंस्टॉलमेंट आपका सिर्फ एक ही महीना पार हुआ है, तो एवरी इंस्टॉलमेंट 12 महीने कंप्लीट करने के बाद एग्जिट लोड फ्री हो जाएगा। तो आपको 12 महीना वेट करना पड़ेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।